welcome back to Pahel Academy Prayagraj, the only channel that will help you guys to reach the target of 30 on 30 and the selection is assured. इस चैनल में आपका सिलेक्शन पक्का ही है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के कुछ टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं, तो इस साल भी पक्का ही होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने थ्योरी और सीडीपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस भी कवर किए थे, तो आप लोग इसको देखने से पहले या इसको देखने के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माय फ्यूचर टीचर्स एंड करंट टीचर्स, लेट अस स्टार्ट विद द टॉप क्वेश्चंस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो जो हमारा डेवलपमेंट या विकास होता है वो किस एज से शुरू होता है? तो वो प्रीनेटल स्टेज से शुरू होता है। सेकंड क्वेश्चन, सिफोलॉजिकल प्रिंसिपल रिफर्स टू डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। इस टॉपिक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है नेचर वर्सेस नर्चर रिफर्स टू। प्रकृति बनाम पोषण का तात्पर्य है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट, अनुवांशिकता बनाम वातावरण। चौथे क्वेश्चन पे आते हुए इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। अनुवांशिकता का प्रभाव एक डैश सामाजिक संरचना है, तो वो एक स्टैटिक और स्थिर संरचना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, साइड में डेट्स हैं कि कब आए हैं, कब रिपीट हुए हैं, तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बिठाएंगे। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस मीन्स डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। समीप दूराभूमि कर्म का अर्थ है सेंटर टू आउटवर्ड यानी केंद्र से बाहर की ओर। छठे क्वेश्चन पे आते हुए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो वो फैमिली यानी परिवार है। सबसे पहले जो बच्चा होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन होता है यानी कि समाजीकरण का जो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है वो खुद की फैमिली से ही शुरू होता है। सातवें क्वेश्चन पे आते हुए स्कूल एंड मीडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश एजेंसीज। मतलब विद्यालय और मीडिया किस प्रकार की एजेंसीज हैं? तो ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक एजेंसी है, क्योंकि पहला फैमिली यानी परिवार होता है। आठवें प्रश्न है हमारा मेच्योरेशन इज अ प्रोसेस यानी परिपक्वता एक डैश प्रक्रिया है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है यानी जैविक प्रक्रिया है। नौवें प्रश्न पे आते हुए डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। विकास एक डैश प्रक्रिया है, तो विकास एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है जो आपके लाइफ के साथ चलती ही जाती है। 10th क्वेश्चन है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जो सबका पर्टिकुलर एक इंसान का डिफरेंस होता है, उस जो अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं वो उसके अनुवांशिकता और वातावरण पे से बहुत ही प्रभावित होती है। 11th क्वेश्चन 11वें प्रश्न पे आते हुए ऑब्जेक्ट परमानेंस अकर इन विच स्टेज। तो ये सेंसरी मोटर यानी इंद्रियात्मक वर्ष में होता है, जो कि 0 से 2 वर्ष की ओर है। 12वां प्रश्न है हमारा ईगोसेंट्रिज्म इज अ फ्यूचर एंड फीचर ऑफ विच स्टेज। तो हमारा अहम केंद्रिक सोच किस चरण की विशेषता होती है? ये एक प्री ऑपरेशनल होता है जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है। 13वां प्रश्न है हमारा कंजर्वेशन डेवलप इन विच स्टेज। संरक्षण जो हमारा होता है उसकी समझ किस चरण में विकसित होती है? तो वो एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होती है जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। 14 क्वेश्चन है हमारा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट्स इन विच स्टेज। मतलब अमूर्त चिंतन किस चरण में शुरू होता है? तो वो एक ऑपरेशनल है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशन चरण में होता है। औपचारिक होता है जो कि 11 की उम्र से ऊपर में होता है। 15वां क्वेश्चन हमारा है पियाजे व्यूज चिल्ड्रन एज। जो पियाजे थे हमारे साइंटिस्ट, वो बच्चों को किस रूप में देखते थे? एज लिटिल साइंटिस्ट, मतलब नन्हे वैज्ञानिक के रूप में। 16वां क्वेश्चन पे आते हुए प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग स्कीमाज इज अकोमोडेशन। मतलब स्कीमा जो है उसको समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहती है? उसको समायोजित करने की प्रक्रिया कहलाती है समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। 17वां प्रश्न है हमारा एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा। आपके ऑलरेडी मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना एसिमिलेशन होता है।
18वां क्वेश्चन, स्कीमा होता क्या है? व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा का अर्थ क्या है? तो वो है मेंटल स्ट्रक्चर यानी मानसिक संरचना। 19वें क्वेश्चन पे आते हुए, सेंट्रेशन इज फाउंड इन, केंद्रीकरण किस चरण में पाया जाता है? तो वो प्री ऑपरेशनल चरण में पाया जाता है। 20वें क्वेश्चन की ओर आते हुए, रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट्स इन, जो हमारी रिवर्सिबिलिटी होती है या विलोम्यता होती है वो किस चरण में शुरू होती है? वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होती है। आते हैं हम लोग 21st क्वेश्चन पे, ZPD स्टैंड्स फॉर, ZPD का पूर्ण रूप क्या है? वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बारी आता है, आप लोग देख सकते हैं 2023 के सीटेट एग्जाम में भी आया था। 22 questions, scaffolding is temporary support, obviously अस्थाई सहायता होती है। पाड़ या ढांचा क्या होता है? तो वो एक स्थायी सहायता होती है। Vygotsky emphasizes on, जो हमारे Vygotsky थे वो किस पर सबसे ज्यादा अधिक बल डालते थे? तो वो सोशल इंटरेक्शन पे सबसे ज्यादा अधिक बल डालते थे या सामाजिक अंतरियन। 24वां क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज इज अ सोशल, लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अ सोशल टूल यानी भाषा एक सामाजिक उपकरण है। 25वें क्वेश्चन की ओर आते हुए, चाइल्ड टॉकिंग टू सेल्फ इज प्राइवेट स्पीच, अगर कोई बच्चा स्वयं से बात करता है तो उसे निजी भाषण कहेंगे, ये बहुत बच्चे करते हैं। 26वें क्वेश्चन की ओर आते हुए, MKO रिफर्स टू, MKO का संदर्भ किससे है? तो MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य, ये हम लोग किसी और के लिए रेफर करते हैं, किसी और के बारे में जब बताते हैं। 27 क्वेश्चन ऑन, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, अधिगम विकास से पहले होता है, किसका विचार था? ये विचार था Vygotsky का। 28वां क्वेश्चन, रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये भी Vygotsky ने ही भूमिका दी थी। 29 क्वेश्चन, रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ड ऑन, तो जो हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग का तरीका था वो सोशल कल्चरल थ्योरी पे था यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का भी आइडिया, सबको साथ में करके पढ़ाने का भी आइडिया दिया गया था Vygotsky द्वारा। Vygotsky पे, कोहलबर्ग हो गए, इन सब पे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। Okay, on to the 31 questions, guys. कोहलबर्ग्स थ्योरी इज ऑन, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो उनका सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास पर आधारित था। 32 क्वेश्चन, गाइस, हाइंस डिलेमा इज यूज्ड इन, हिंस दुविधा का उपयोग किस सिद्धांत में हुआ था? तो इनके सिद्धांत का उपयोग हुआ था कोहलबर्ग थ्योरी में यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत में। गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज इज, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास किस स्तर में होता है? तो ये एक कन्वेंशनल लेवल पे होता है यानी परंपरागत स्तर पे होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल एथिक्स इज इन विच स्टेज? तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे होता है यानी उत्तर परंपरागत में होता है, जो कि हमारा स्टेज 6 होता है। 35th क्वेश्चन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास किस स्तर पर होता है? तो वो प्री कन्वेंशनल स्टेज पे होता है यानी पूर्ण परंपरागत स्टेज में होता है, जो कि स्टेज 1 है हमारा। 36th क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट अभिविन्यास किस चरण में होता है? तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल 1 स्टेज 2 पे होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जो कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास किस स्तर पे होता है? तो ये कन्वेंशनल लेवल पे यानी परंपरागत स्तर पे होता है। 38 क्वेश्चन है हमारा, कैरल गिलिगन क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग फॉर, जो कैरल गिलिगन थे उन्होंने कोहलबर्ग की आलोचना किस लिए की थी? तो वो इसलिए थी क्योंकि वो जेंडर बाइस करते थे, लैंगिक पूर्वाग्रह। 39th क्वेश्चन है हमारा, मॉरल रीजनिंग मीन्स, नैतिक तर्क शक्ति, मॉरल रीजनिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है थिंकिंग प्रोसेस फॉर मॉरल चॉइस, नैतिक निर्णयों के लिए चिंतन। 40वें क्वेश्चन पे आते हुए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास किस स्तर पर है? तो वो पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत स्टेज पे होता है। 41 क्वेश्चन, और हाँ, सीटेट के एग्जाम के लिए जितनी बीमारियां होगी जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD जितने भी बच्चों में पाए जाते हैं या उनके पढ़ाने में उनको दिक्कतें आती हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना होता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ओके, 41th क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मीन्स, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो वो एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, यानी कि पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया मीन्स, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो ये एक राइटिंग डिफिकल्टी है, मतलब लेखन विकार। 43, डिसकैल्कुला मीन्स, तो इसका संबंध है मैथ डिफिकल्टी से, यानी गणित विकार, जिसमें बच्चा मैथ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। 44वां क्वेश्चन है, एडीएचडी इज अ लैक ऑफ, एडीएचडी में किसकी कमी होती है? तो एडीएचडी के अंदर अटेंशन और फोकस यानी ध्यान की कमी होती है, बच्चा एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। 45वें क्वेश्चन पे आते हुए, इंक्लूसिव एजुकेशन इज टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सबको साथ लेकर चलना, मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलना। अगले प्रश्न पे आते हुए, 46th क्वेश्चन, सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, बच्चों का अलगाव किस प्रकार की प्रथा है? नॉन इंक्लूसिव और नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रथा है। 47th क्वेश्चन, ब्रेल सिस्टम इज फॉर, ब्रेल लिपि जो है वो किन बच्चों के लिए होती है? तो ये उनके लिए होती है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे। 48th क्वेश्चन, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ईयर, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 2016 में हुआ था, 2016। 49 क्वेश्चन, आईईपी स्टैंड्स फॉर, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना। हमारा 50वां क्वेश्चन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम फीचर, ऑटिज्म की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो है सोशल कम्युनिकेशन बैरियर, सामाजिक संचार में बाधा, मतलब जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनको सोशल कम्युनिकेशन यानी सामाजिक संचार करने में बहुत ही दिक्कतें आती है। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 और। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। 52, टू फैक्टर थ्योरी बाय, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स स्पेयरमैन ने। 53, आईक्यू फॉर्मूला, तो जो आईक्यू सूत्र था वो किसने दिया था? वो ये दो लोगों ने दिया था, विलियम स्टर्न और टर्मन ने। 54th क्वेश्चन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स या दूसरों को समझना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ यानी स्वयं को समझना। अगले प्रश्न पे आते हुए, मेंटल एज कंसेप्ट बाय, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था? वो था बिने साइमन स्केल का। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी थी? तो हमारी जो त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी फैक्टर मींस, जी कारक यानी जी फैक्टर का क्या अर्थ होता है? तो वो जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि को बोलते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड आईक्यू, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू क्या होता है? तो वो 140 से अधिक यानी 140 प्लस होता है। 61th क्वेश्चन पे आते हुए हम लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जांपल, तो बाहरी प्रेरणा का उदाहरण होता है मनी हो गया, पैसा हो गया, ग्रेड हो गया, इनाम हो गया, रिवॉर्ड मनी ग्रेड। 62 क्वेश्चन पे आते हुए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एग्जांपल यानी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट, जॉय, स्वयं की खुशी। अगला प्रश्न है हमारा, मास्लोज हायरार्की टॉप लेवल, तो जो मास्लो थे उनका मास्लो के पदानुक्रम की शीर्ष स्तर, उनका जो स्तर था वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि, यानी सबसे पहले खुद को जानना। 64th पे आते हुए, अचीवमेंट मोटिवेशन बाय, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डेविड मिकलेन ने दिया था। 65th क्वेश्चन, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी? क्लार्क हल्क ने दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्राइमरी मोटिव यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो किसी भी काम को करने के प्राथमिक उद्देश्य है हंगर और थर्स्ट यानी भूख और प्यास। इमोशनल इंटेलिजेंस बाय, तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि की अवधारण किसने दिया था? वो दिया था डैनियल गोलमैन ने। साइंटिस्ट का नाम याद करना बहुत जरूरी है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 68 क्वेश्चन है हमारा, लर्नड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई बेबसी, लर्नड हेल्पलेसनेस किसकी अवधारण था? तो ये था मार्टिन सेलिगम का। अगले प्रश्न है हमारा, नीड फॉर एफिलिएशन इज, संबंधत्वा की आवश्यकता कैसी प्रेरणा है? तो ये एक सोशल मोटिव है यानी एक सामाजिक प्रेरणा है।
70th क्वेश्चन पे आते हुए हमारा 70 प्रश्न हो चुका है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ जिज्ञासा किस प्रकार की प्रेरणा है? तो जिज्ञासा एक इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रेरणा होती है। 71th क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 फोकसेस ऑन, जो एनसीएफ 2005 का मुख्य बल किस पर था? तो उनका मुख्य बल था कंस्ट्रक्टिविज्म पर यानी कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज पर। 72 लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, किसका मुख्य नारा है? तो ये एनसीएफ 2005 के ही अंतर्गत था, जो यशपाल कमेटी का है ये नारा। एनईपी 2020 स्ट्रक्चर, एनईपी का 2020 का नया ढांचा क्या है? 5+3+3+4, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉप रिपीटेड क्वेश्चन है। एनुअल सीपीडी आवर्स ऑफ टीचर्स, तो जो शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष सीपीडी के कितने घंटे अनिवार्य हैं? तो वो 50 घंटे हैं। 75th क्वेश्चन, फाउंडेशनल स्टेज इन एनईपी, एनईपी की बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज की अवधि 5 साल है। 76 क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये 2009 में हुआ था, लेकिन ये 2009 में आ गया था, लेकिन इसको जारी यानी एनफोर्स किया गया था 2010 में। 77वां क्वेश्चन हमारा है कि आरटीई की एज लिमिट क्या है? मतलब आरटीई में मुफ्त शिक्षा के लिए आयु सीमा 6 से 14 वर्ष है। डिसेबल्ड जो विकलांग होते हैं उनके लिए 6 से 18 है। अगला प्रश्न है हमारा, टीचर प्यूपिल रेशियो प्राइमरी में क्या है? तो वो 1:3 रेशियो है। ब्लूम्स कॉग्निटिव लेवल 1, ब्लूम का वर्गीकरण का पहला ज्ञानात्मक स्तर है नॉलेज यानी ज्ञान। ब्लूम्स हाईएस्ट लेवल रिवाइज, जो उन्होंने दोबारा लाया था, तो वो था क्रिएटिंग यानी सृजन। अगले प्रश्न पे आते हुए, CCE स्टैंड्स फॉर, CCE का पूर्ण रूप क्या है? तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव कब किया जाता है? तो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षण के दौरान किया जाता है। समेटिव असेसमेंट इज एंड ऑफ टर्म, स्तर में अंत तक। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, अधिगम के लिए आकलन मतलब फॉर कैसा होता है? तो ये फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक होता है। किसी भी चीज को असेस करने के लिए या उसका अधिगम करने के लिए आप लोग सबसे पहले उसका रचनात्मक स्तर देखेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है पोर्टफोलियो इज फॉर, पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो ट्रैकिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ ओवर टाइम है। मतलब पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपने बच्चों का जिस भी तरह से ग्रोथ हो रहा है उस पर अच्छी तरह से ध्यान दें, उसके विकास पे ध्यान दें। अगला प्रश्न है हमारा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों के स्पेसिफिक बिहेवियर या इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी हुआ होता है। अगले प्रश्न पे आते हुए, डायग्नोस्टिक टेस्ट पर्पसेस क्या होते हैं? तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो फाइंडिंग लर्निंग गैप्स यानी उनकी कमियां पता लगाने के लिए होती है कि बच्चे को किस चीज में दिक्कत आ रही है। अगले प्रश्न में आते हुए, रेमेडियल टीचिंग पर्पस यानी उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिक्सिंग गैप्स फाउंड इन डायग्नोसिस यानी सुधार करना। अगले प्रश्न पे आते हुए, माइक्रो टीचिंग ड्यूरेशन इंडिया में जो है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो है वो है 36 मिनट। अगले प्रश्न पे आते हुए 90 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पे। रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन एनसीएफ, एनसीएफ में सुविधादाता की भूमिका किसकी है? तो वो एक टीचर यानी शिक्षक की है। बस कुछ समय और 10 क्वेश्चन होते ही हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी अपने थ्योरी वाले वीडियो में। तो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय यानी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो BF स्किनर ने दिया था। अगले प्रश्न पे आते हुए, इनसाइट लर्निंग बाय अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो वोल्फगैंग कोहलर ने दिया था। 95 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। सोशल लर्निंग थ्योरी बाय सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टाइप अधिगम का स्थानांतरण कैसे हो सकता है? तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के
से हो सकता है। 97 एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स यानी सक्रिय भागीदारी का अर्थ क्या है? एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी यानी जब आप अपने बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। 98 पेयर ट्यूटरिंग मीन्स तो स्टूडेंट टीचिंग अनदर स्टूडेंट, ये बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है जो यूज होती है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को ही पढ़ाता है। 99 क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एड फादर यानी प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? तो ये थे जॉन डेवी। 100वां क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे, प्लेवे मेथड गिवन बाय, खेल विधि प्लेवे मेथड किसने दिया था? तो ये फ्रोबल और कार्डवेल कुक ने दिया था। और यहाँ पे 20 मिनट होने से पहले हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग का 30 ऑन 30 टारगेट ही रहेगा। इफ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगले वीडियो भी आपको पता चल जाए। इसके बाद आप हमारा थ्योरी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग।